हेलो दोस्तों। काफ़ी समय से इधर कुछ समय से काफ़ी मांग हो रही थी कि पीसीएसजे वाले बच्चे जो जुडिशरी के हैं वो मांग कर रहे थे कि एक दो लेक्चर आप हमें इंग्लिश पर बनाइए जो ट्रांसलेशन का है। तो आज हम आपके लिए वो ट्रांसलेशन का वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए कि कैसे कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी का हो या हिंदी से अंग्रेज़ी हो या अंग्रेज़ी से हिंदी हो, वो कुछ सिस्टम को समझने के बाद बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे कभी इस लेवल का ट्रांसलेशन कभी इंटरमीडिएट तक देखे ही नहीं जो जुडिशरी में पूछा जाता है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रांसलेशन एक थोड़ी सी दिक्कत वाली समस्या होती है, सटीक ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले तो आप एक सेंस के आधार पे कुछ निकाल ले जाते हैं, उनकी बात थोड़ी बहुत बन जाती है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी समस्या होती है। तो एक हिंदी का ये छोटा सा कुछ है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और मिटा करके कुछ और सेंटेंसेस लिखूंगा, लेकिन काफ़ी काम इसमें हो जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस सिस्टम को हम अप्लाई करने जा रहे हैं उस सिस्टम को अगर इसको आप अप्लाई करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आप इसी तरह से साधिए और साध करके आपका ये जो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे नहीं रहेंगे। डेफिनेटली ये बहुत क्रूशल टाइम पे ये वीडियो आपका है। और ये काफ़ी मायने, जैसे आप मान लीजिए माइनर एक्ट्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आपका कोई पोर्शन सब्सटैंटिव लॉ का अच्छा नहीं है, या प्रोसीजरल लॉ का उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, कोई एक आपको या जीके आपको गड़बड़ कर रहा है, तो ये वाला आपको कुछ न कुछ संभाल देगा। मैं ये भाई एक लंबी प्रक्रिया में अगर आप ट्रांसलेशन गाइडलाइन में रह करके करते हैं तो डेफिनेटली एक अलग असर होता है, लेकिन फिर भी ये असर आपको ज़रूर डालेगा। जिस स्थिति में आप खड़े हुए हैं उस स्थिति में नहीं रहेंगे और उसको जो है उससे बेहतर ही जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए मेरे एक वीडियो से आपको 5 अंक भी ज़्यादा मिल गए जुडिशरी में, तो ये 5 अंक कहीं ना कहीं जीके में अगर आपका कम हो रहा है, या फिर सब्सटैंटिव लॉ में कम हो रहा है, या फिर आपका प्रोसीजरल लॉ में कम हो रहा है, या फिर आप माइनर एक्ट में कहीं गड़बड़ हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं 5-7 नंबर भी आपको जो है बैलेंस करके आपको ऊपर की श्रेणी में ले जाके खड़े, सिलेक्शन वाली कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ये है। हिंदी और अंग्रेजी की भाषा में कुछ बुनियादी फर्क है और कुछ बुनियादी समानताएं हैं। बुनियादी फर्क और बुनियादी समानता ये है कि जैसे अगर आपको पहचान है कि नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपको एडजेक्टिव पहचानना होता है, एडजेक्टिव नाउन को पहचानना होता है, प्रीपोजिशन पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, आपको वर्ब पहचानना चाहिए, आपको प्रोनाउन पहचानना चाहिए, आपको कंजंक्शन पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, आपको एडवर्ब्स पहचानना चाहिए। ये अगर आप सिर्फ पहचान भर लेते हैं तो आपको बड़ा काम हो जाता है। तो अब इतना लंबा तो हम नहीं करा पाएंगे इसमें कि क्या कैसे होगा, लेकिन एक सिस्टम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस जो है ये इंटरनेशनल लॉ का है और इंटरनेशनल लॉ से लिया गया ये सेंटेंस है। आप देखिए कि इसको हम कैसे करने चल रहे हैं। आप इसको कॉपी करिए या फिर इसको समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। 2 अक्टूबर 1992 को सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके इराक द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अंतर्गत दायित्वों को पूरा न करने पर इराक की भर्त्सना की। ये एक सेंटेंस है, यहां से शुरू होकर के यहां पे, यानी 2 ही सेंटेंस। हम इस बोर्ड पर इतनी ही जगह है क्योंकि हम आपको करके भी दिखाएंगे यहां पर बगल में। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत पारित किया गया था। अब यहां पे आपको 2 बातों को पकड़ना है बच्चों। एक बात ये पकड़ना है कि इसमें वर्ब कहां है। वर्ब माने कोई ना कोई एक एक्शन, कोई एक कार्य। इस सेंटेंस में यहां से आप देखेंगे, यहां पूर्ण विराम के पहले तक तो कोई ना कोई एक एक्शन, कोई ना कोई एक कार्य हुआ है, और उस कार्य, उस एक्शन वर्ड को आपको पकड़ लेना है। अब जैसे अगर आप पकड़ें तो आपकी समझ में एक बार फिर से देखिए, अगर आप इसको समझ रहे हैं, इसमें जो एक्शन वर्ड है वो है भर्त्सना की। ये है एक्शन, भर्त्सना की। भर्त्सना समझते हैं ना? भर्त्सना का मतलब होता है आलोचना करना, है ना, खिंचाई करना। तो भर्त्सना की आलोचना, आप अगर भर्त्सना नहीं जानते तो आलोचना जानते हैं। आलोचना को इंग्लिश में भी आप जानते हैं क्रिटिसाइज करना। अब यहाँ पे आपको बस यही आपका जो जगह है यही पकड़ने की है। हिंदी ट्रांसलेशन में आप वर्ब से ही पकड़ सकते हैं
वर्ब को पकड़ करके आप इसके सब्जेक्ट के पास पहुंच जाइए। तो आप सवाल करिए कि ये भर्त्सना किसने की, यानी जब आपको वर्ब समझ में आ जाए, एक्शन वर्ड समझ में आ जाए, काम समझ में आ जाए, एक सेंटेंस में काम क्या हुआ, तो फिर आप उस काम के करने वाले का पता लगाइए। तो भर्त्सना किसने की, तो पता चला कि सुरक्षा परिषद ने की। ये देखिए, ठीक है, किसने किया, सुरक्षा परिषद ने किया। अब आपकी दो चीजें मिल गई, यानी आपके सेंटेंस की शुरुआत हो चुकी है। अब आप यहां पे हिंदी का जो अंग्रेजी का भी वाक्य, और हिंदी हिंदी अंग्रेजी का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है और हिंदी का वाक्य भी सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो जब ये सब्जेक्ट मतलब कि जिस 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 बंदे ने, जिस यूनिट ने, जिस जिस एंटिटी ने इस एक्शन को अंजाम दिया, तो भर्त्सना करने का काम किसने किया, सुरक्षा परिषद ने किया। आपका सेंटेंस यहीं से शुरू हो जाएगा, सुरक्षा परिषद से। तो आप यहां लिखना शुरू करिए, द सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपका आ गया, सब्जेक्ट मिल गया, यानी जिसने काम किया वो काम करने वाला यहां मिल गया, सब्जेक्ट सुरक्षा परिषद ने। हिंदी में ने का कोई मतलब नहीं होता बच्चों। अगर ने लिखा हुआ है तो आपको ने के लिए कोई चिंतित नहीं होना है, उसको छोड़ देना है, उसका कोई माने नहीं, वो अपने आप में सब्जेक्ट का ही, जैसे आपने हिंदी में कभी पढ़ा हो कर्ता ने कर्म को, तो वो हिंदी में ने होता है, लेकिन अंग्रेजी में ने का कोई, राम ने मुझको मारा तो राम, है ना। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है आप सब्जेक्ट को आप यहां पे ले आइए, द सिक्योरिटी काउंसिल, ये मिल गया। अब उस काम को ले आइए जो काम हुआ है। काम क्या हुआ है, आलोचना करने का। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्रिटिसाइज्ड, यहां पे आप डाल दीजिए क्रिटिसाइज्ड। ये काम हो गया, पास्ट टेंस में आपने ईडी लगा के उसे पास्ट टेंस बना दिया, क्रिटिसाइज्ड। किसने क्रिटिसाइज किया, सिक्योरिटी काउंसिल ने। अब आपका देखिए सेंटेंस कितना आराम से बन गया। बाकी बस उंगली रखनी है, आप शब्दों को अगर पहचानने की क्षमता है आप में, तो उंगली रखनी है और पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे चुटकियों में बन जाने वाला है। देखिए, द सिक्योरिटी काउंसिल क्रिटिसाइज्ड। अब क्रिटिसाइज इसने किया तो किसको क्रिटिसाइज किया, पता लगाइए किसको क्रिटिसाइज किया। देखिए, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके इराक द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अंतर्गत दायित्वों को पूरा न करने पर इराक की भर्त्सना की। यानी क्रिटिसाइज करने का असर जिस पे पड़ा वो कौन है, इराक है। तो क्रिटिसाइज्ड इराक। ये देखिए, एक एक चीज ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। इवन मैं तो ये कहता हूं कि जो बेयर एक्ट है, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट हो, आप किसी का भी बेयर एक्ट देख लीजिए, आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट देख लीजिए, आप आईपीसी का बेयर एक्ट देख लीजिए, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट देख लीजिए, आप बेयर एक्ट को देख लेंगे तो उसके सेंटेंसेस काफी बड़े हैं। कुछ टीचर तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ टीचर, बहुत सारे नहीं, बहुत सारी कोचिंग हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो बेयर एक्ट को स्प्लिट करना सिखाते हैं। मतलब उसमें से उन तथ्यों को निकाल निकाल के वो, अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसी सेंटेंस में बता दे रहा हूँ, तो आप न सिर्फ इसका इस्तेमाल यहाँ ट्रांसलेशन में कर पाएंगे, बल्कि आप कभी आगे पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट वगैरह भी समझने में आसान हो जाएगा। तो द सिक्योरिटी काउंसिल क्रिटिसाइज्ड इराक। उसने किसकी आलोचना की, सुरक्षा परिषद ने इराक की आलोचना की। अब यहां सवाल है कि भाई आलोचना क्यों की, किस बात की आलोचना की, तो ये देखिए लिखा है, पूरा न करने पर, दायित्वों को पूरा न करने पर इराक की आलोचना की, है ना। दायित्वों को पूरा न करने पर, तो इसको क्या करेंगे, फॉर नॉट, फॉर नॉट, दायित्वों को पूरा करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अप द लाइबिलिटीज, फॉर नॉट टेकिंग अप। जहां पूरा करना, करने न करने की बात आएगी वहां पे आईएनजी आप लगा देंगे, फॉर नॉट टेकिंग अप, टेकिंग अप द लाइबिलिटीज,
है ना। देखिए अब निकल गया, इराक की भर्त्सना की किस लिए की, दायित्वों को पूरा न करने पर। और ये दायित्व किसके अंतर्गत थे, कैसे थे, तो कह रहा है अंडर। ये देखिए ये प्रीपोजिशन है, वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको शब्दों को समझने की बड़ी जरूरत है। अंतर्गत माने अंडर, ये दायित्व उसको किसके अंतर्गत पूरा करने थे, तो आगे बता रहा है अंडर। अंडर अब ये आ गया क्या, किसके अंतर्गत, तो कह रहा है सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अंतर्गत। एकदम सिंपल है, सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के अंतर्गत उनको कुछ दायित्वों की पूर्ति करनी थी इराक को, उसने नहीं किया और इराक उस पर जो है सुरक्षा परिषद ने कुछ उसकी आलोचना कर दी। लाइबिलिटीज अंडर, ये देखिए प्रस्तावों, प्रस्ताव क्या है, अंडर दी प्रपोजल्स, अंडर द प्रपोजल्स। अब प्रपोजल किसका है, ऑफ, किसका, सुरक्षा परिषद, ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। और चूंकि इराक एक बार आ चुका है उसकी बाय सिक्योरिटी काउंसिल, तो आप यहां पे लगा हुआ है सुरक्षा परिषद द्वारा, इराक द्वारा, इराक ने इसको जो है, इराक ने ही इसको जो है, इराक ने ही इस प्रस्ताव, इस दायित्व को पूरा नहीं किया। सिक्योरिटी काउंसिल बाय इराक, है ना। लाइबिलिटीज अंडर द प्रपोजल्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बाय इराक। अब यहां क्या बचा, कैसे ये काम को किया, मैनर बता रहे हैं, कैसे इसको कैसे भर्त्सना कैसे की, एक प्रस्ताव पारित करके, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके। तो प्रस्ताव पारित करना मतलब पासिंग अ रेजोल्यूशन, कैसे, ये कैसे हो रहा है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करके, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। और कैसे पास किया है, यूनानिमसली, बाय, और आप चाहें तो इसको यहां भी कर सकते हैं, बाय यूनानिमसली, बाय इराक यूनानिमसली बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। इसको आप यहां पे कर सकते हैं, यहां कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, एडवर्ब की जगह होती है यूनानिमसली, यूनानिमसली बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। अब बात हो गया ना। अब एक चीज और बचा, टाइम बता रहा है 2 अक्टूबर 1992 को, ऑन 2 अक्टूबर 1992, ये सेंटेंस पूरा हो गया। The Security Council criticized Iraq for not taking up the liabilities under the proposals of Security Council by Iraq unanimously by passing a resolution on 2 October 1992। ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसमें सिर्फ क्या था, इसमें था आपको सब्जेक्ट पकड़ना था, वर्ब पकड़ना था, और उसके बाद उसके कुछ एडवर्बियल क्लस्टर्स होते हैं, उनको पकड़ना होता है, उनको पहचानना होता है, और उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। तो आप देखिए फिर से एक बार इसको हम आपके साथ एक इस सेंटेंस को पूरा कर लें तो फिर बताते हैं। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत पारित किया गया था। कुछ चीजें आपको और समझनी पड़ती हैं, एक्टिव और पैसिव का फॉर्म वर्ब का। यहाँ पे सुरक्षा परिषद ने कोई काम को अंजाम दिया था, लेकिन यहाँ पे जो काम अंजाम दिया जा रहा है उसको करने वाले का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो इसलिए ये जो वर्ब थी भर्त्सना की, एक्टिव वर्ब है, यानी भर्त्सना किसने की, सुरक्षा परिषद ने। लेकिन यहाँ पे देखिए यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत पारित किया गया था। किसने पारित किया था, तो ये बात यहाँ लिखी नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फॉर्म बदलेगा और आपका जो डूअर था, यानी जो यहाँ पे संयुक्त परिषद, सुरक्षा परिषद था, वो इस तरह का नहीं आएगा, यहाँ सब्जेक्ट कोई और आएगा। तो पता लगाइए कि यहाँ वर्ब क्या है, तो वर्ब है पारित किया गया था, है ना। तो पारित किया गया था, यही वर्ब है आपकी, ये देखिए पास्ड। तो पास्ड क्या होगा, ये होगा वाज पास्ड। तो क्या चीज पास किया गया था, तो कह रहा है प्रस्ताव। तो आपका सब्जेक्ट मिल गया, देखिए सेंटेंस फिर टूट गया। पारित किया गया था क्या चीज, प्रस्ताव। तो प्रस्ताव पारित किया गया था, सेंटेंस की शुरुआत यहीं से होगी, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड, द
द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। अब बचा क्या इसमें, जो बचा उसी को देख लीजिए। अंडर द चैप्टर नंबर 7, है ना, अंडर अध्याय 7 का मतलब चैप्टर 7, चैप्टर 7 अंडर, अंतर्गत माने अंडर, अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 35, अंडर आर्टिकल 72, है ना, अंडर आर्टिकल 368, मतलब ये इस तरह से अंडर, अंतर्गत, अंडर चैप्टर 7, और ये चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। कितना सिंपल, कितना सरल है, बस प्रीपोजिशन देखिए कितनी बड़ी भूमिका में है। ये का, की, के, अंतर्गत, ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, ये पूरी भूमिका। फिर से देखिए, पारित किया गया था, वॉज पास्ड, रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। ये सेंटेंस आपका काफी हद तक सब्जेक्ट और वर्ब तक बन गया। द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, और कैसे, फिर ये देखिए यही प्रीपोजिशन है, तुरंत आप इसको पास आइए, अंडर चैप्टर 7 ऑफ सब, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन। तो ये कंपाउंड बन गया, तो इसलिए जैसे हिंदी में है वैसे इंग्लिश में होगा। आप इसको चार्टर, राष्ट्र संयुक्त नहीं कह सकते, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को इंग्लिश में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। फिर से देखिए, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। लिख देता हूं, अंडर अंडर जो बच रहा है, जो दिख रहा है, अंडर चैप्टर 7 ऑफ, सीधे, UN चार्टर। ये देखिए, ये सिंपल सी एक सिस्टम था। अगर आपके पास, आप ट्रांसलेशन जरूर करते होंगे, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जीके का भी, जीएस का भी प्रेशर है, लॉ का प्रेशर तो है ही है आपके पास, समय उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। तो ऐसे में आपके पास ये मौका है, ज़रूर आप साधते होंगे कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर की इंग्लिश है, मायने रखती है। मान लीजिए आप अपनी कुव्वत से 20 नंबर, 25 नंबर लाने की क्षमता रख रहे हैं और इस सिस्टम को समझ लेंगे, तो अगर 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ गए तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। तो ये अगर वास्तव में आपके काम आएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि ये मेरी छोटी तकनीक नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बस समझ है। अगर इसको समझ करके आप कुछ बेहतर कर पाते हैं और आप निचली पायदान से भी कहीं जाके खड़े हो जाते हैं जुडिशरी में, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए ठीक है, मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अंग्रेजी का पैसेज होगा और उसको हिंदी कैसे करेंगे वो भी आप देखेंगे। फिर आप इस वीडियो को बार बार आप देखते रहेंगे, तो जब कभी देखें तो एक बार ट्रांसलेशन करने से पहले जिस सिस्टम को मैंने समझाया उस सिस्टम को आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। देखने के बाद तब आप अटेम्प्ट करिए, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।